start the session. Okay, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम. ओके, सो लास्ट टाइम हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एंडोक्राइन सिस्टम देखा कि बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम बना कैसे है और कौन कौन सी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं. दूसरा हमने इनिशिएट कर दिया था अबाउट हाइपोथैलेमस. आई विल जस्ट रिवाइज, आई डू क्विक रिविजन एंडोक्राइन सिस्टम का कि उसके अंदर हमने हाइपोथैलेमस देखा सबसे पहले, तो जिसका मेन काम क्या है कि ओवरऑल जो हार्मोन्स है उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करवाना, ये चीज हमने देखी. दूसरा हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी बोल रहे हैं. इसका मेजर वर्क ये था कि इस जितने भी हमारी बॉडी में इंटायर ग्लैंड्स हैं, उन सारे ग्लैंड्स के एक्शंस को रेगुलेट करवाता है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड. और इसको हमने क्या देखा कि दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. मींस लास्ट टाइम हमने यही एनकाउंटर किया कि दो पार्ट्स क्या क्या हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. ये दो पार्ट्स हमने बेसिकली तभी देखे थे. सो ये यहां तक हमने किया. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, एग्जैक्टली क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ये सारी बातें देखी. आज हमें क्या देखना है कि और भी जितने फर्दर ग्लैंड्स हैं, मतलब कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर इन बिटवीन जितने भी ग्लैंड्स आते हैं उनके वन बाय वन फंक्शंस हम देखेंगे. सारे मेजर ग्लैंड्स आज हम देखेंगे. बहुत डिफिकल्ट नहीं है. मींस वन फंक्शंस और वन टू टू फंक्शंस, इस तरीके से हमें देखना है और जज करना है कि एग्जैक्टली कौन से ग्लैंड्स का क्या एक्शन हो रहा है. यस हर्षल. Ma'am, what is growth hormone? Means what is function of that? ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारे सेल डिवीजन, हमारा सेल इलोंगेशन, उसको रेगुलेट करवाता है. मतलब कि आपका सपोज टाइम आ गया है बॉडी में ओवरऑल मास गेन करने का, मतलब एज के हिसाब से जो ग्रेजुअल हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ सेल्स, वो जो डिसीजन है वो कौन लेगा, दैट विल बी टेकन बाय ग्रोथ हार्मोन ओनली. तो वही चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं दिस इज द टाइम फॉर सेल डिविजन और नॉट. मैम, या फिर जो हमारे इमेच्योर सेल्स हैं उनका रियल साइज या कंप्लीटली मेच्योर साइज में कन्वर्ट कर, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन्स फंक्शन. यस. मैम वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? सॉरी, वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन आवर होल बॉडी. वो हमारे ब्लड में जैसे ही टाइम आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर रीजन डायरेक्टली वो हार्मोन सिक्रीट करेगा और हमारे ब्लड में वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड जिस मोमेंट जिस जगह पे रिक्वायर्ड है ग्रोथ का या फिर कहीं पे रिपेयर का रिक्वायरमेंट है, तो वो वहां पे जाके उसी टारगेट एरिया में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस इज हाउ. मैम, और जो बॉडी बिल्डर्स मसल्स बनाने के लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे वो ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं क्या उस जगह के? ग्रोथ हार्मोन्स हम नहीं बोलेंगे, वो ट्रिगर्स भले ही करते हैं हार्मोन्स को, बट दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नोन एज स्टेरॉइड्स. तो वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि आपके जो फंक्शंस को एनहांस कर देंगे, यानी मसल्स की फुल कैपेसिटी बहुत जल्दी, मतलब नॉट इन अ नेचुरल वे, अननेचुरल वे में फास्ट पेस में मसल की कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है. सो उससे क्या होता है, बहुत सारे बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं. अगर आपका मसल ग्रो नहीं हो रहा, इट मीन्स you are not taking proper diet, you are not taking proper care, or it is something genetic. Okay, it is said ये normal है और आप normally धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में उस चीज को इंक्रीज कर सकते हो, उस चीज को डेवलप कर सकते हो. अगर विद इन ओवरनाइट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, सो दे टेक स्टेरॉइड्स, एंड दैट इज द रीजन इट इज हार्मफुल, क्योंकि वो पूरा का पूरे बॉडी बैलेंसेस को चेंज कर देता है एंड एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के प्रेजेंस को अफेक्ट करता है. It is already proven. So that is the reason कि they face so many health issues, health concerns. Yes. Yes. मैम, हम लोग जो दवाई कंज्यूम करते हैं वो तुरंत एक्शन क्यों नहीं करते, मतलब एकदम जल्दी, मतलब जैसे खाए तुरंत ही, ऐसे क्यों नहीं होता हमारे साथ? कैसे, किस फॉर्म में? मैम मतलब सपोज हम लोग कोई सिरप भी पी रहे हैं या कोई मतलब टैबलेट ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसका
इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, मतलब ऐसे उसको ऑनसेट ऑफ जो एक्शन बोलते उसकी हैं बच्चे, डिफ्यूजन क्यों? रेट है वो कम क्यों रखी जाती है, ज्यादा क्यों नहीं राइट रखी राइट राइट, जाती? आई जैसे आई गॉट योर पॉइजन हो गया क्वेश्चन। तो पॉइजन तो बहुत जल्दी फैल जाता है, लेकिन वही दवाई हुआ तो दवाई बहुत धीरे धीरे फैलती है पूरे बॉडी पे। राइट, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ना, दैट इज हाँ मैम, टोटली यू आर बेसिकली, डिस्कनेक्टेड। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। या मैम। Okay, let me check my internet. Is it okay now? Yes मैम, Is it okay now? Okay. So basically जिस जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, that is known as onset of action. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टॉप राइट कॉर्नर में। onset of action means यानी आपका जो मेडिसिन है, यानी वो केमिकल एंटिटी जिस टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हो उसके और उसके फर्स्ट एक्शन के बीच में कितना टाइम हो रहा है। और ये क्यों होता है, क्यों वो टाइम कंज्यूमिंग है? बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज डन बाय लिवर। बिना लिवर की जानकारी के कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में कहीं भी जाके रिएक्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई लिवर इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, फैट हो, आप अल्कोहल लो, आप कोई भी चीजें कुछ भी आप दुनिया में कुछ भी खाते हो, कंज्यूम करते हो, ड्रिंक करते हो, केमिकल एंटिटी आप ले रहे हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, सबसे पहले अगर वो जाएगा तो वो लिवर से होकर ही जाएगा। लिवर विल डिसाइड कि वो चीज क्या है, उसका ब्रेकडाउन, उसका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, उसको किसी के साथ पेयर करना है, उसको कहाँ भेजना है, इस केमिकल का मीनिंग क्या है, ये डिसीजंस लिवर लेता है। तो उसमें टाइम लग जाता है, उसी को हम ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स काफी स्मॉल हैं, इनको ब्रेक करना इजी है, उनका एक्शन बहुत ही फास्ट दिखता है। सबसे फास्ट एक्शन बताऊं किसका होगा? पैरासिटामोल का, अगर आप लोगों ने खाया है तो। जो बुखार की दवाई, अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार में सबको पैरासिटामोल मिलता है, नहीं तो आपके घर में पड़ा होगा, जाके देखना, आज ही देखना। तो पैरासिटामोल का विद इन हाफ एन आवर, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर उसका इफेक्ट होने लगता है। दिस सो फास्ट मीन्स इसका एक्शन। दूसरा, अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म स्किप कर दोगे तब आपका रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। वो कैसे करते हैं? बहुत सारी दवाइयां बोलते हैं ना, जीभ के नीचे रख के खाओ, या फिर बहुत सारे ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमारी जीभ के नीचे डालते हैं। उससे क्या होता है, हमारी जीभ के पास जो होते हैं ना ब्लड वेसल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो अगर आप जीभ के नीचे कोई दवाई रख रहे हो या खा रहे हो, इट मीन्स कि डायरेक्टली वो चीज कहाँ चली गई है, आपके ब्लड में जा रही है, तो वो इसको पास कर देते हैं, वो हमारा बाईपास होता है, और वो डायरेक्टली आपके ब्लड में वो कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा, और उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा। सबने पान खाते देखा है, सबको पान, गुटखा, खैनी, ये सारी चीजें तो कहाँ रखते हैं? हमारे जो लोअर लिप होता है उसके अंदर, राइट, या फिर जीभ के नीचे। उसको इसीलिए रखा जाता है ताकि वो सबसे मीन्स जल्द से जल्द वो हमारे खून में मिले, तो उसका असर स्टार्ट हो। दिस इज हाउ दे डू। मैम पान खाने से लेके मतलब जीभ के नीचे मैंने पहली बार सुना कि जीभ मतलब मीन्स इन द सेंस आपके लोअर लिप में भी वो रखते हैं। आपका जो बकल कैविटी रीजन होता है ना, आपका आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं जाना चाहिए, वो आपके माउथ में ही रहना चाहिए कहीं ना कहीं। और जीभ के नीचे या फिर इन योर क्या बोलते हैं कि चीक्स, अगर आप वहां रखोगे तो वो चीज क्या होती है, स्टेबल भी रहती है, उसी जगह पे भी रहती है, और धीरे धीरे मिक्स होती रहती है इनसाइड ब्लड। ओके, तो सो मैम दिस उसमें इज द कुछ टेक्निक। नशा होता है क्या? नशा होता है? हाँ हाँ, उसमें सुपारी होती है ना, दैट इज नशा बेसिकली। तो उस चीज के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन आंसर। चलो अब मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए, वी हैव टू कैच अप अ लॉट। तो आज आपका आई गेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाए। मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो वेरी फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमने देखा था हाइपोथैलेमस, जिसको पहले कई जमाने पहले मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड भी बोला जाता था। इसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को हैंडल करना, ओवरऑल सारी चीजें रेगुलेट करवाना। देन सेकेंड हमने पढ़ा अबाउट पिट्यूटरी। देन थर्ड आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज वन बाय वन सारे के सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मींस टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। सो दीज टू आर इन आवर ब्रेन। अब आ रहे हैं हमारे नेक रीजन के पास। तो हमारे नेक रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? ये हमारे बॉडी के वॉइस बॉक्स के पास है, मींस जहां पे हमारा वॉइस बॉक्स है ना, उसी के पास ये प्रेजेंट होता है। सो आई विल राइट हियर, इट इज प्रेजेंट नियर
वॉइस बॉक्स। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड तो है, बट हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका काम है थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करना। सो हार्मोन का नाम भी वही है जो ग्लैंड का नाम है। सो हार्मोन इज थायराइड। हमें अब इसका बटरफ्लाई फंक्शन, जैसा है ना, यस बटरफ्लाई यस, जैसा। यू कैन से मीन्स बहुत सारी चीजें मिलके बटरफ्लाई बनती हैं एक्चुअली। सो इसका थायराइड भी बोलते हैं, कहीं कहीं हम इसको थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होता है। तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं कि ओवरऑल इसका फंक्शन क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं ऑर्गेनिक मैटर, यानी फैट, प्रोटीन, इन सबके बैलेंस, इनके बैलेंस का ध्यान रखना। सो दे बैलेंस आउट देयर कॉन्सेंट्रेशन। बॉडी में कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा, इस बात का ख्याल थायराइड ग्लैंड रखता है। साथ ही साथ और क्या क्या रेगुलेट करता है? सॉल्ट रेगुलेशन। अगर ये सिक्रीशन कम या ज्यादा हो जाए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो रहा है, मींस हमारी बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, सो वो कंडीशन हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स और डिजीजेस। सो वो चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको भी होगा, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग किस्म की बीमारी हो जाएगी, दैट इज नोन एज गॉइटर। सबने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, बहुत पहले आता था, आई एम नॉट श्योर आप तब थे भी या काला नहीं। काला हो जाता था ना। हाँ, डीडी पे आता था और नेशनल बाय गवर्नमेंट वो होता था, ताकि हर एक को राइट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल सके। इट इज अ गॉइटर, जो हमारे, जिसमें आपने देखा होगा बहुत लोगों का नेक जो है ना बहुत ही सूज जाता है, मीन्स स्वॉलन हो जाता है। Yes, और ma'am. उस चीज की वजह से मीन्स उनका नेक बहुत हेवी होगा एंड इट इज वेरी पेनफुल रीजन। सो उस कंडीशन को गॉइटर बोलते हैं। यस शुभम। मैम इसमें एक जस्ट बात पूछनी थी कि जो मतलब जो फ्लेमेंको डांसर जो रहते हैं मैम, उन मतलब वो बहुत फास्ट टैप करते हैं डाउन पे। तो मैम या मतलब कोई भी एथलीट भी रहेगा तो मैम उनको उनका ऐसा बोला जाता है कि उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, और मतलब किसी को भी अगर डिजीज भी होती है तो फिर बाद में उसे हमेशा या तो मतलब वॉकिंग या ऐसे रनिंग टाइप की एक्टिविटी कराते हैं कि उनका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से रहे। तो मैम पैरों से क्या हमारा एंडोक्राइन सिस्टम लिंक देखे उससे? पैरों से लिंक नहीं है। आपकी बॉडी वॉलंटरी, क्या बोलते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस जो है ना, वो ट्रिगर करते हैं हमारे सेवरल हॉर्मोन्स को। तो जब वो आपके एक्शंस कंट्रोल में होंगे, तो स्लोली एंड स्टेडीली जो आपका हार्मोनल बैलेंस है वो बेटर होने लगेगा। मतलब अगर हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो सही टाइम पे सही हार्मोन नहीं सिक्रेट कर पाएगा। सीधा सीधा मतलब ये है। तो अगर वो इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस को हम बेटर कर सकते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। और ब्रेन की डिपेंडेंसी पे एंडोक्राइन भी डिपेंडेंट है, तो उसकी भी हेल्थ इंप्रूव होती रहती है। आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। इसीलिए उनको एनकरेज किया जाता है, ऐसे लोगों को, कि वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो, किसी ना किसी भी टाइप की। चाहे वो वॉकिंग से ही क्यों ना स्टार्ट करो या हाउस होल्ड वर्क से ही क्यों ना स्टार्ट करो, बट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन मोर फिजिकल एक्टिविटी। इससे बॉडी बैलेंस जितना बेटर होगा, आपको पता रहेगा कि आपको अपनी बॉडी के मसल्स को कैसे यूज करना है, आपका सेंस ऑफ बैलेंस बेटर होगा, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट अनदर डिजीज जो थायराइडिज्म, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, दैट इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इज नथिंग बट ड्वार्फनेस। जो लोग की हाइट नहीं बढ़ पाती है, ड्वार्फनेस मींस जेनेटिक्स नहीं, जेनेटिकली अगर वो छोटे ना हो और ग्रोइंग एज में एक सर्टेन एज के बाद उनकी हाइट कम हो जाए, मींस काफी कम की बात कर रही हूँ, तो उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, दैट इज वन रीजन। दूसरा, मिक्सोएडिमा। मिक्सोएडिमा मतलब स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड। तो इस पर्टिकुलर हार्मोन की कमी की वजह से मिक्सोएडिमा, एडिमा मींस स्वेलिंग,
तो उनकी स्वेलिंग यानी हमारे फेशियल रीजन, हैंड रीजन, शोल्डर्स, ये सब जो होंगे इनमें भी स्वेलिंग आ जाएगी एंड पेनफुल, क्या बोलते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा रहता है वो। सो दिस इज बेसिकली आपके 3 मेजर डिजीजेस जो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में होता है। दूसरा, ये तो हो गया हार्मोन जब कम होता है तब। व्हाट अबाउट मैम अगर हार्मोन ज्यादा मतलब हो गया? हार्मोन्स कम सीक्रेट हो रहे, मतलब ये अ, जब ग्लैंड है वो ये है ना, मतलब हम जो बोलते ग्लैंड हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली इसका वर्क नहीं कर मतलब, रहे। यस। हाँ बस वही मीनिंग है। मीन्स कि या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है कि वो सिग्नल नहीं दे पा रहा है इसीलिए वो नहीं सिक्रीट कर रहे, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिग्नल दे रहा है बट इधर थायराइड ग्लैंड में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है, उनके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नॉट एट ऑल डेवलप प्रॉपरली, नॉट गेटिंग द सिग्नल्स इन राइट वे। तो वो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा तो इधर तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब हाइपर मतलब इट इज सो एक्टिव कि वो बार बार थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, मींस मोर देन इनफ। ओके, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? इनका काम है क्या? इन सारी चीजों को बैलेंस करना, हम आदमी रेगुलेट करना। पागल हो जाता है उसमें। हाँ, तो अगर वो हाइपरथायराइडिज्म होगा तो ये चीजें फटाफट फटाफट बॉडी में यूज होने लगेंगी, यानी ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज एक्सेसिवली। हम मेरे को एक्सेसिव एक इंक्रीज होता तो होगा तो वेट लॉस होगा, ठीक है, तो वो पर्सन हमेशा वीक और अंडरवेट रहेगा। यस। मैम फिर मतलब वो भागते रहेगा ना, या ऐसे नहीं मतलब नहीं, भागेगा नहीं। उसका बॉडी जो है उसमें, उनकी बॉडी में अपने आप रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी आप कुछ भी खाओ वो फटाफट कंज्यूम हो जा रहा है, डजेंट मैटर किस वे में। तो ओवरऑल क्या बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो भागेगा। हाँ, वो पर्सन बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा और उसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी यूज होगी, मींस एनर्जी कंज्यूम बहुत जल्दी होगी, स्टोर फैट बचेगा ही नहीं। यानी हर चीज जो है वो फटाफट रिएक्ट होके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो कोई भी चीज स्टोर नहीं हो रही। तो अगर स्टोर नहीं होगा तो हर चीज की कमी रहेगी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी, प्रोटीन का भी, सॉल्ट का भी, हर चीज की कमी रहेगी और उस इंसान को हमेशा भूख लगती रहेगी। दैट इज द कंडीशन। सो एक्सक्यूज मी मैम। इससे वो पर्सन हमेशा अंडरवेट रहता है। यस। मैम तो जो सुपर स्किनी लोग होते हैं, क्या कह सकते हैं उन्हें हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है? डिपेंड करता है कि सुपर स्किनी कौन सी एज में। आपकी एज में सुपर स्किनी लोग को हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं है, ये आपकी ग्रोथ फेज है, इसीलिए आपका मसल ठीक से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मसल गेन कब होगा? जब आपका प्यूबर्टी खत्म होगा, बिकॉज आपकी बॉडी की एनर्जी अभी कहीं और डाइवर्टेड है, दैट इज द रीजन। बट अगर ओल्ड एज में हो रहा है, लाइक क्या बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट यू, स्पेशली फीमेल्स में सबसे ज्यादा ये कंडीशन होता है इफ दे आर 40 प्लस और मे बी 50 प्लस एज। सो बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ग्लैंड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। तो अगर उस एज में सुपर स्किनी है, इट मींस देयर इज मींस वेरी गुड चांस कि वो पर्सन हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है। मैम फीमेल ही क्यों? रीजन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीजन इज प्रेगनेंसी, उससे बॉडी में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सेकेंड रीजन इज कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल जो बाय डिफॉल्ट दे टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, मींस दिस इज नेचुरल, यू कैन नॉट रिमूव इट। तो उनका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो इट लीड्स टू सर्टेन डिजीजेस। जैसे मेल में बाल्डनेस है, वो मेल में ही क्यों है? क्योंकि उनका पर्टिकुलर क्रोमोसोम में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेल में ही प्रेजेंट रहता है। तो मैम सर्टेन डिसऑर्डर्स फीमेल में भी होते हैं। यस। मैम बाल्डनेस तो मेल में नहीं होता, मतलब जब हम लोग मतलब ऐसा बोला जाता है कि तेल ज्यादा लगाएंगे बाल पे तो तकलीफ नहीं होते हैं, लेकिन नहीं जो नहीं, लोग ऐसा नहीं है। तेल नहीं बाल्डनेस लगाते एक्चुअली एवरीवन अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये फीमेल क्रोमोसोम है, मींस मैं कौन से क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ? सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारा जेंडर डिसाइड करता है वेदर वी आर गोइंग टू बी मेल और फीमेल। तो फीमेल के लिए XX और मेल के लिए XY। तो जो बाल्डनेस का जीन होता है ना, वो Y हमेशा कैरी करता है। तो जहां जहां Y होगा मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन मेल ही होने वाला है। तो बाल्डनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम मेल कैरी करते हैं। वो डोमिनेंट है कि वो रेसेसिव है, वो बात की बात है, वो मैम। पर्टिकुलर बट पर्सन पे डिपेंड करता है। यस। मैम बट जो लोग लंबे बाल रखते हैं, मतलब मान लीजिए मैम वो लड़की वाले बाल रखते हैं, जैसे क्रिकेट रखते हैं, तो मैम बहुत लंबे बाल रखते हैं और मतलब वो तो फिर वो लोग जल्दी टकले भी नहीं होते, मतलब
उनके चाहे कितने भी बाल। Completely depends. Means आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मेल हैं जो अपने मिड एज में, मीन्स दे आर नॉट इवन ओल्ड, दे आर इन देयर 30s और मे बी 40s एंड व्हाट दे आर ऑलरेडी बाल्ड. बाल्डनेस इन द सेंस इट्स नॉट कि वो विदाउट हेयर्स होंगे, इट्स जस्ट कि उनके स्कैल्प पे कंपैरेटिवली कम हेयर होंगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली उनका जो फ्रंट पार्ट है, मीन्स ऑक्सीपिटल पार्ट जो अब आप समझते हो, तो वो जो पार्ट है वहां से धीरे धीरे क्या होगा, जो बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाएगा. किन किन को मैं आपको बहुत ही फेमस एग्जांपल्स दे देती हूँ. विन डीजल, ठीक है, देन रॉक, इन सब के नाम तो सुने हैं. ये अभी से ही बाल नहीं है, ये बहुत पहले से है. एंड व्हाई? बिकॉज नेचुरली इनके सर पे उतने बाल नहीं थे, सो दे मेक इट एज अ फैशन. बेजोस, यस, जेफ बेजोस. या यू कैन से जेफ बेजोस. देन बिल गेट्स ले लो. देन और कौन से बहुत सारे, देयर आर मेनी फेमस पीपल जो बहुत ही मिडिल एज से. आई एम नॉट सेइंग कि टू यंग, आप लोगों की एज में बाल्डनेस पता नहीं चलेगी. अभी 10 साल रुक जाओ आप लोग, आपको ये मेरी आज की क्लास याद आएगी, व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल. सो बेसिकली मिडिल एज में होता है, मींस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन. सो थायराइडिज्म मींस हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या था कि फीमेल्स में ज्यादा क्यों होता है. इट्स नॉट कि मेल में नहीं हो सकता, बट फीमेल टेंड टू means they are more prone to this kind of disorders because of their internal body issues. ये रीजन होते हैं. प्लस ओल्ड एज में फीमेल के हार्मोन सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं, मेल के सर्टेन अलग, मींस उनके अलग तरीके से करते हैं. सो फीमेल आर प्रोन टू सम अदर डिजीजेस, मेल आर प्रोन टू सम अदर डिजीजेस. मेल आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन और मे बी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो सिमिलरली फीमेल आर मोर प्रोन टू थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अंडरस्टूड? सो ये जेनेटिकली है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ये नेचुरली अडेप्टेड है. मैम, डोंट वरी, मींस बॉयज अगर टेंशन आ रहा है अबाउट योर बाल्डनेस, डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी सबके साथ ही होता है. यस, मैम, यस. जो सॉल्ट होता है, मतलब जो डायरेक्टली फ्रॉम सी एक्सकावेट करते हैं या फिर डायरेक्टली फ्रॉम माउंटेन एक्सकावेट करते हैं, रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट, तो उसमें आयोडीन ऑलरेडी एडेड होता है या फिर आफ्टर केमिकल प्रोसेस उसे ऐड किया जाए? आयोडीन ऑलरेडी एडेड होता है. आयोडीन इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेड और उसके डिकम्पोजिशन के बाद वही वो कंपाउंड है, मींस वन ऑफ द मिनरल्स जो बाहर रहते हैं, मींस जो ऊपर रहते हैं, जिनको आप कंज्यूम करते हो. तो एक्चुअली जो रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट होता है उसमें से आयोडीन निकाला जाता है, मींस यानी आपका NaCl निकाला जाएगा. सोडियम क्लोराइड इज योर टेबल सॉल्ट, राइट, जो आप नॉर्मली देखते हो. एंड देन उसमें से उसके साथ साथ आयोडीन निकाला जाता है. सो NaCl प्लस आयोडीन का राइट कॉन्सेंट्रेशन में कंबाइन करके पैकेजिंग करके आपके घर तक लाया जाता है, जो कि पहले मोर नेचुरल था. पीपल यूज्ड टू नेचुरली कंज्यूम इट. अब वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है. सो यू कैन से आयोडीन की क्लीनिंग होती है उन सारे मेस में से, ये कह सकते हो. Okay, shall I So change ma'am, this which slide? is more This is done. beneficiary? Yes. Which one is more beneficiary? वो completely lifestyle पे मैटर करता है. Right now हमारी आदत इतनी हो चुकी है, आपको बचपन से वो चीजें दी गई हैं. You cannot go back to previous lifestyle. आप नहीं जा सकते. आप पुराने जमाने की तरह रह ही नहीं सकते. आपकी बॉडी राइट वे में रिएक्ट करेगी ही. Yes. मैम, और कुछ लोग ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो मतलब उन्हें ओल्ड एज तक यंग रखती है, मतलब वो मतलब यंग ही रहते हैं. मैम, क्योंकि एक ऐसे पाए गए थे, मतलब 2-3 जन ऐसे पाए गए थे मैम, जो मतलब 150 तक के हैं और मतलब अब तक मतलब उन्हें देखोगे तो 40 या 30 के दिखेंगे. वो मतलब बहुत अलग तरह की ड्रग कंज्यूम करते हैं. आई एम नॉट श्योर, मतलब कि अगर एज कम करने के लिए या यंग दिखने के लिए एग्जैक्टली आप क्या ले रहे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो एग्जैक्टली क्या कंज्यूम करते हैं. द ओनली राइट वे इज टू एक्सरसाइज एंड ईट गुड. अगर आप अच्छा खाओगे वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होने लगेगा एंड लॉन्ग टर्म रहता है. दैट आई नो बिकॉज मैंने वो चीजें आपको उसी के सामने देखी है बदलते हुए. तो दैट आई नो. अब इज देयर एनी काइंड ऑफ जो है बहुत कॉस्टली आती है, मतलब 10 करोड़ के आसपास पे आती है वो okay, जो तो ये नहीं पता मुझे बच्चे, ये तो नहीं पता क्योंकि अभी 10 करोड़ तो मेरे पास नहीं है. होंगे तो मैं जरूर ले लूंगी और मैं आपको भी रिकमेंड कर दूंगी. बट अगर कोई रेडीमेड चीज है तो, और वो चीज नेचुरली मींस डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके आपको दी जा रही है, तो ये भी समझ लो कि वो जितना इजी होगा, जिसका रिजल्ट इतना जितना आसान होता है, उसका
उतने ही नेगेटिव रिजल्ट्स के भी चांसेस होते हैं, मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैम मतलब वो डेंजरस रहेगी ना वो चीजें? एवरीथिंग इज डेंजरस, ऐसी कोई ड्रग्स नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसका नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता। देयर इज नो मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अगर कोई कहता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो इंसान गलत बोल रहा है। इवन द डॉक्टर ऑल्सो सेज आपको बस सही तरीके से लेना होता है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए और आपको कोई दूसरा इफेक्ट ना हो। बट अगर आप सही तरीके से कोई भी चीज कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। इट इज ट्रू। आपकी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अब देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्यों ऐसे हम कहते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है यानी जो हमारे नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स एंड गुड एंड बैड चीजें हम थ्रू फूड भी कंज्यूम करते हैं। एंड व्हाई वी से कि फूड पे आप फोकस करो, क्योंकि आप वो नेचुरल वे में लोगे। ऐसा नहीं कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओगे तो उसका नुकसान होगा, और जरूरत से कम खाओगे तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, ये तो रहना ही है। तो वो चीज, बट ये है कि वो हमारा नेचुरल वे है, हमारी बॉडी को पता है कि उसे डाइजेस्ट करना और प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना है, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दैट इज द रीजन पीपल ऑलवेज से कि गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कंजम्पशन, नॉट इनऑर्गेनिक। मतलब मल्टीविटामिन की गोलियां खाने से अच्छा है कि आपकी सब्जियां खाओ। ओके, सो दैट इज द रीजन कि लोग प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक कंजम्पशन को rather than इनऑर्गेनिक वे। सो आई वोंट रिकमेंड एनीवन, अगर ऐसा कुछ सुन रहे हो तो मत सुनो, मीन्स छोड़ दो, वो बात वहीं पे छोड़ दो। वो सिर्फ रीडर्स या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप के कंटेंट लिखे जाते हैं या चीजें होती हैं। आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसी चीज है जो आपको यंग लुकिंग बना सकती है, अनलेस वो आपका जेनेटिक्स है, मतलब आपके जीन्स में ही गुड लुक्स हैं तभी ठीक है, आप दिख सकते हो। अदरवाइज तो प्लास्टिक सर्जरी है बाबा, और कुछ नहीं। ओके, शैल आई चेंज दिस स्लाइड? यस मैम, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो छोटे में तो ऐसे ही उठा के खा लेते थे हम लोग, टेस्टी लगती थी तो फिर उसका कोई साइड इफेक्ट रियली होता है या नहीं होता है? एक्चुअली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं आपको बता दूं, शॉक लगेगा, दे आर मेड फ्रॉम पॉइजन। जो टॉक्सिन्स, वेनम्स होते हैं ना, बहुत ही डाइल्यूट कर करके बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में उसको दिया जाता है। दैट्स व्हाई वो जो आपको टेस्टी लगता है, दैट इज जस्ट कह लो कि एक्सिपिएंट बोलते हैं फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में। एक्सिपिएंट मतलब कोई एक ऐसी चीज जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट को, मेन जो पार्ट है जो आपका मेडिसिन है उसको बाइंड कर दे, दैट इज एक्सिपिएंट। तो वो जो व्हाइट वाला पार्ट आप खाते थे ना, दैट इज एक्सिपिएंट, और उसमें आपने देखा होगा हमेशा ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि वो मेन जो आपका मेडिसिन है उसको बाइंड कर दे। और होम्योपैथी बहुत डाइल्यूटेड वे में दिया जाता है। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी, होम्योपैथी का रिजल्ट बहुत स्लो होता है, राइट? यस मैम, बहुत स्लो एंड स्टडी क्या बोलते हैं कि रिएक्शन है। आप बताओ, कोई चीज स्लोली आपने आपकी बॉडी में कंज्यूम किया है तो उसका रिएक्शन आपको कैसे दिखेगा? रिएक्शन कब दिखेगा? जब अचानक से आप हेवी कॉन्सेंट्रेशन खाओगे और उसका साइड इफेक्ट आपको सामने सामने दिखता है। दैट इज योर इंग्लिश मेडिसिन, यानी एलोपैथी, आपकी अंग्रेजी दवाई जो आप नॉर्मली खाते हो, वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है, इसीलिए उसका रिजल्ट भी इमीडिएट होता है, बट उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही होते हैं। सो पीपल टेंड टू फोकस मोर ऑन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वे, क्योंकि इनका बहुत ही स्लो एंड स्टडी होता है। सो होम्योपैथिक का जो नेचुरली जो होता है, जो मेन मेडिसिनल सोर्स है, दैट इज वेनम्स। एक्चुअली मींस मोस्टली पॉइजन, वेनम्स, या फिर अगर जो आपकी केमिकल्स है ना, उनको बहुत सुपर डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया जाता है उसको। दैट इज द की इंग्रेडिएंट, मींस की प्रिंसिपल। यस मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि होम्योपैथी के डॉक्टर चीनी की गोली बना के दे रहे हैं? क्या होम्योपैथी के डॉक्टर्स चीनी की गोली, मतलब वो ये शुगर की गोली बना के ही दे रहे थे, और फिर बाद में हमसे गोलियां, वो जो गोलियां होती है ना, वो शुगर गोलियां ही होती है, उसमें वो ड्रॉप्स डालते हैं, बस ये चीज होती है। तो मैम ये तो फिर पैसे की मतलब फिर डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं खा सकते? फिर मतलब डॉक्टर के पास भी क्यों जाना? थिंग इज कि वो जो डॉक्टर हैं, वो जो चीज डाल रहे हैं, वो सारी गोलियों में अलग अलग होता है। मींस आप सिर्फ देखते हो व्हाइट गोली, उसके अंदर लिक्विड ड्रॉप्स डाली जाती है ताकि वो व्हाइट गोलियां उन ड्रॉप्स को ट्रैप करके रखें। तो वो जो गोली है वो सब सेम है, दैट इज शुगर कोटेड गोलियां, जो शुगर होती है नॉर्मल वही होती है। जो उसमें ड्रॉप्स डाले जाते हैं उनमें मेन इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो आपकी बॉडी को पे पॉजिटिव या नेगेटिव असर करता है।
वो अलग अलग होती है, वो डॉक्टर कभी नहीं बताते, उनके नाम भी नहीं लिखे होते, उनके बॉटल्स पे यूनिक सिंबल बने होते हैं, आपको देख के भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या है, ऐसा रहता है. It is a very secretive world actually, secretive medicinal world. So people are still finding out कि वो क्या है होम्योपैथी. और मैम मतलब ये जो भी दवाइयाँ लेते हैं तो मतलब कभी भी मतलब कुछ हुआ नहीं होगा, मतलब कुछ डॉक्टर रहते हैं कि कुछ हुआ नहीं रहता है, फिर भी बाद में बोले मल्टीविटामिन की कमी है ये दे दो, ऐसे करके ये क्यों? राइट, होता है, दैट इज देयर बिजनेस ना, कुछ बिजनेस भी करना पड़ता है, कितना सोशल रहेंगे लोग. सो दैट इज समथिंग कि वो एक्स्ट्रा इनकम कि पर्सन को कुछ भी नहीं है बट थोड़ा रिकमेंडेशन आया है, बैठा है, तो उसके बहाने उसको कुछ दे दो, तो उससे क्या होगा कि मल्टीविटामिन की गोलियों से एक एक गोली एक दिन में खाएगा तो उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं आएंगे. इट इज नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन जो किसी को भी चाहिए, तो उस तरीके से. प्लस अगर उस इंसान को गलतफहमी है कि उसे कुछ हुआ है तो वो मल्टीविटामिन की गोलियां खा के उसको तसल्ली मिलती है और कुछ नहीं. एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल. ओके, लेट मी फिनिश दिस, एटलीस्ट 2 to 3 एक्स्ट्रा ग्लैंड्स मैं आपको पढ़ा दूं पहले. तो पहला है पैराथायराइड. थायराइड के अंदर 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स इम्बेडेड होते हैं, मींस घुसे हुए रहते हैं इनसाइड थायराइड ग्लैंड. दे आर नोन एज पैराथायराइड. सो दे आर बेसिकली एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड. ये इनका लोकेशन. दूसरा, जो इनका हार्मोन नेम है, क्योंकि इनका ग्लैंड का नाम पैराथायराइड है तो इनका हार्मोन का नाम भी पैराथॉर्मोन है. ये हो गया मेजर काम. इनका मेन वर्क क्या है? थायराइड से ही मिलता जुलता वर्क है. थायराइड बाकी चीजों का मेटाबॉलिज्म करता है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारी बॉडी में, या कह लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इनका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है. मींस इनका कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट करवाएगा. सो देयर मेजर फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. फॉस्फेट हमारे डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल में काम आता है. सेल के बीच में कम्युनिकेशंस, जो हमारे सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, जो लिक्विड है, उसमें क्या बोलते हैं कि चीजों के मैसेजेस पहुंचाना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पोर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हमारे मसल्स का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ कैल्शियम पे डिपेंडेंट होता है. ओके, दे आर सो इम्पोर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा बोन्स, हम वो कैसे भूल सकते हैं. सो हमारी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम है कि नहीं, फॉस्फेट है कि नहीं, उसकी निगरानी कौन करेगा? पैराथायराइड ग्लैंड. दैट इज वन पार्ट. वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशंस है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट इज हमारा फेवरेट, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस हुए हैं एड्रिनल ग्लैंड पे. हाउ मेनी एड्रिनल ग्लैंड्स आर इन आवर बॉडी? डज एनीवन नो? 2. राइट. सो देयर आर 2 इन नंबर्स. कहाँ पे लोकेटेड है? above kidney. Above kidneys, just above, on top of the kidney. 2 in numbers, located on top of each kidney. अच्छा, अभी तो हमने हार्मोन्स इनकी जो बात की है वो मोस्टली एड्रिनलिन की ही बात की है, बट तो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो बच गए हमारे से. दैट इज, फर्स्ट इज एड्रिनलिन, जो हमारा मेजरली इमरजेंसी हार्मोन है. देन नॉर एड्रिनलिन, जो एड्रिनलिन के इफेक्ट को बाद में कम करवा देता है. एंड देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये हमारी बॉडी के नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड्स होते हैं जो एक्चुअली हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मिनरल बैलेंस को उन पे नजर रखते हैं, उनको रेगुलेट करवाते हैं. मैम यस मैम, एक जस्ट छोटा डाउट है कि मतलब जब भी हमें कभी चोट लगती है या कुछ हो जाता है और मतलब मीन्स हमें बहुत अलग तरीके से मतलब या कोई केमिकल बर्न वगैरह भी हुआ है, तो मैम हम लोग कभी कभी खुद के लॉजिक से भी ठीक कर लेते हैं. मतलब जैसे सपोज मान लीजिए जंक वाले जो मतलब जो रस्टेड आयरन है उससे हमें कहीं पैर पे कट लग गया है तो फिर हम लोग उसी को ठीक कर देते हैं मैम, अपने मतलब दिमाग लगा के. तो मैम ये जो रहता है ये भी क्या मतलब पहले से रिलेटेड रहता है कि मतलब कि
कोई किया होगा ऐसे, तो फिर बाद में हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना रहता है। वो आपके सर आदिवासी मैम, आदिवासी ऐसे ही करते हैं ना, मीन्स वो हॉस्पिटल में नहीं जाते तब भी हाँ, बहुत सारी बीमारियों से बच वो जाते राइट हैं। राइट मीन्स खाते बहुत हैं। अच्छा। मैं इसका इसी से रिलेटेड आपका बेसिक इंस्टिंक्ट बताती हूँ। इसको हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं, हमारा नेचर है। आप लोगों को अगर चोट लग जाए, सपोज उंगलियों में चोट लगा है या हाथ में कहीं लगा है, सबसे पहले आप क्या करते हो? यू पुट योर फिंगर इन योर माउथ। क्यों? ताकि आप वहां पे अगर कोई ब्लड है जो बार बार सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड को वहां पे क्या करोगे? तुरंत आप प्रेशर डालोगे, राइट? ये आपका इंस्टिंक्ट है। या फिर यू पुट योर फिंगर इन योर माउथ, रीजन इज कि आप चाहोगे कि वो चीज आपका सलाइवा से उस चीज को आप क्लीन करने की कोशिश करोगे। दैट इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। अभी ऐसा क्यों है? हमारे सलाइवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। हमारे सलाइवा में एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट है, मींस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ है ना आप लोगों का? यस मैम, हमारा Yes, तो ma'am. सलाइवा के बारे में बताया ही होगा। हाँ अगर जी। नहीं भी बताया होगा तो भी समझ लो, जिनको नहीं भी पता। अब एंटीबायोटिक्स है तो अब आपको पता ही है ये क्या करेगा? एंटीसेप्टिक रोल प्ले करेगा। यानी अगर उस कट पे कहीं भी बैक्टीरियल प्रेजेंस है तो फर्स्ट हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो क्या है? वी हैव टू पुट आवर सलाइवा ऑन द अफेक्टेड एरिया और ऑन द वुंड। उससे क्या होगा? उससे उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से उस एरिया का क्लीनिंग हो जाएगा। दैट इज आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं है। हाँ, आपने इधर उधर देखी होंगी और मे बी यू फेल्ट कि यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन दैट एरिया। अगर Yes, आप ma'am. सलाइवा में नहीं, अगर आप सलाइवा पुट नहीं भी कर रहे, सो द नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज यू विल अप्लाई प्रेशर। प्रेशर आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उससे आपको पता है कि प्रेशर अप्लाई करने से वो जो पर्टिकुलर ओपनिंग है, ब्लड लॉस नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं, रैप हो जाएगा। और थोड़े देर में आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हमारी बॉडी, हमारा ब्लड अपने आप कोएगुलेट होने लगता है। तो वो एरिया वैसे भी सील हो जाता है आफ्टर मींस 15 to हाफ एन आवर कह लो, उसके अंदर अंदर ही हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। कि हमारा एग्जाम्पल भी छोड़ दो, आप कैट्स का एग्जाम्पल लो या फिर डॉग्स के एग्जाम्पल लो। आप अगर आपके घर पे पेट लाते हो, दे आर नॉट लिविंग इन देयर कम्युनिटी, उनको उनके हैबिट सिखाने वाला कोई नहीं है। वो नेचुरली कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक कैट्स आर टेंड टू क्लीन देयर सेल्स ऑल द टाइम, Yes, वो ma'am. क्लीन करती रहती है, करती रहती है। मैम तो अगर आप स्मॉल किटन भी लाओगे ना, तो स्मॉल किटन अपने आप उसको पता रहेगा कि उसको खुद को क्लीन करना है। विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज विदाउट इवन टेलिंग एनीवन। ओके, तो ये चीजें क्यों होती है? इन सब चीजों को हम स्पीशीज इंस्टिंक्ट बोलते हैं। ये स्पीशी टू स्पीशी वैरी करती है। और कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं जो चेंज नहीं हो सकती। वो कोई भी स्पीशी ले लो, उनमें वो हैबिट है। तो वही चीज हम में है। तो हम कुछ चीजें अपने लेवल पे ही ठीक कर लेते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन ये है कि वो जो चोट है, वो जगह है, एक तो वो बहुत छोटी है, इसीलिए किसी की अटेंशन, स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें उस टाइम पे पता रहता है कि हम क्या करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, वो नेचुरली आप में आ जाता है। यस मैम, बट जो बड़ी चोटें रहते हैं तो फिर उनके अंदर तो हम लोग खुद से ही ठीक कर लेते हैं। मतलब जैसे अगर सपोज मतलब कहीं से गिर गए या सीढ़ियों से बहुत तेजी से गिर गए, तो मैम वो भी मतलब अपने आप ही हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो फिर ये भी इंस्टिंक्ट में आ जाएगा ना? राइट राइट। और बहुत बार तो हम डर के मारे भी ठीक कर लेते हैं। इट्स नॉट इंस्टिंक्ट, इट्स कि हम गिर गए तो और मार पड़ेगी इसलिए पहले ठीक कर लेते। तो ये भी एक रीजन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ओके, सो अबाउट आवर एड्रिनल ग्लैंड, इनका मेन फंक्शन इमरजेंसी के टाइम पे एक्शन जो कि एड्रिनलिन करेगा। नॉर एड्रिनलिन क्या करेगा? अगर इमरजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शंस हुए हैं उसको वापस से नॉर्मल स्टेज में लेकर आएगा, दैट इज नॉर एड्रिनलिन। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन, आपका ब्रीदिंग रेट, देन मिनरल मेटाबॉलिज्म मींस मिनरल बैलेंस बॉडी में कि ओवरऑल मिनरल्स का प्रेजेंस कितना है कितना नहीं, और मेजरली कार्बोहाइड्रेट बैलेंस, उसका मेटाबॉलिज्म। सो इन सारी चीजों को ओवरऑल, ये सारे फंक्शंस को कौन हेल्प कर रहा है? मींस हु इज मॉनिटरिंग? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सो दे आर सिक्रीटिंग मेजर 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स: एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एवरीवन अंडरस्टूड दीज टू, 4th and 5th? या मैम। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा सा नीचे आ गए, थोड़ा सा ऊपर, मेरे भी दिमाग से स्किप हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। Can you show the last slide again? Yes, I will.
मैं तब तक ओरली एक्सप्लेन करती हूँ. एक्चुअली मैं डायरेक्टली एड्रेनालिन पे आ गई बातों बातों में. आई हैव टू गो टू पेनक्रियाज नाउ. हम बहुत नीचे आ गए, अभी हमें ऊपर जाना है, हमारा एब्डोमिनल रीजन. तो दैट इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज का लोकेशन डज एनीवन नो? Just besides liver. लीवर के Just besides liver. नो मैम, Anyone लीवर else? के ऊपर, ये नीचे पे है, ऊपर नीचे पे रहेगा तो लिवर के ऊपर नीचे. और कोई, किसी को और कुछ लगता है? Somewhere in our body. ओके. हमारे लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? Left side. लेफ्ट Right side. Right side. राइट साइड। श्योर? हम Yes, लेफ्ट ma'am. का होगा, लेफ्ट या राइट से मैम लेफ्ट। पड़ेगा उसपे। ओके. पेनक्रियाज आर जस्ट बिलो आवर स्टमक. अब बताओ स्टमक का है. एंड जस्ट हाँ, अबव yes. आवर लार्ज इंटेस्टाइन, जस्ट अबव. मैम मैम होगा, लेफ्ट लेफ्ट में होगा पक्का। हमारा लिवर किस साइड होता है? हमारे राइट साइड. राइट. राइट. बहुत बड़ा जगह, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, बहुत बड़ी जगह कौन ले लेता है? लिवर ले लेता है. दिस इज आवर लिवर. और यहाँ पे ही क्या है? हमारा स्टमक. एंड जो कंटिन्यू होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पे क्या है? पेनक्रियाज, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर. एंड ये क्या कंटिन्यू हो जाते हैं एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टमक पार्ट है. डिओडिनम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा. और इनको कौन इम्बेड करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन इनको कवर करके रखेंगे. दैट इज द स्ट्रक्चर. अगर नहीं याद आ रहा तो वापस से रिकॉल करने की कोशिश करना, आपको याद आ जाएगा. ओके. सो बेसिकली ये आपका पेनक्रियाज. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज. पेनक्रियाज का मेजर वर्क से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पेनक्रियाज में 3 टाइप के सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज अल्फा, देन बीटा एंड देन डेल्टा. मैं सिंबल भी डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे. अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, ये हमारे 3 टाइप के सेल्स हैं, जिनमें से जो अल्फा एंड बीटा होते हैं ये मेजर हार्मोन सिक्रीट करते हैं. एंड डेल्टा जो है वो दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करने पे फोकस करता है, मींस डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इनका एबंडेंस ज्यादा है. अभी अल्फा बेसिकली क्या सिक्रीट करेगा? अल्फा आपका ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा. ये एक ऐसा हार्मोन है जो एक्चुअली हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. मैं बताऊंगी 1 by 1 इनका फंक्शन. एंड बीटा जो है बहुत ही फेमस हार्मोन सिक्रीट करेगा, दैट इज इंसुलिन, जो आप लोगों ने सुना हुआ है ऑलरेडी. सो ये 2 टाइप के क्या बोलते हैं कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं. अब इनका ओवरऑल काम क्या है? मींस ये दोनों कंबाइनली किसमें हेल्प करते हैं? दे कंबाइनली हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. राइट. तो उसको कॉमनली हम ब्लड शुगर बोलते हैं. सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्लूकोज लेवल मेंटेनेंस इन ब्लड. तो वो ये ध्यान रखते हैं कि बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है और कहाँ पे नहीं. अब एक चीज, अभी ग्लाइकोजन जो है, मींस इंसुलिन का मेजर फंक्शन है. इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. दैट इज द मेन फंक्शन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. अभी ग्लूकोज आपको पता ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, मींस हमारा जो कार्बोहाइड्रेट या कोई भी चीज स्मॉलेस्ट एनर्जी सोर्स अगर बनना है तो वो ग्लूकोज है. अगर ग्लाइकोजन है मतलब 2 से 3 ग्लूकोज इकट्ठे या साथ में है, इट मींस ग्लाइकोजन. तो इंसुलिन क्या करवाता है? अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा है तो उनको क्या करेगा? सबको ग्रुप करने की कोशिश करेगा और वो ग्रुप को ग्लाइकोजन बोलेंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ग्लूकोज अपने रॉ फॉर्म में रहा, मींस अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहा, तो वो रिएक्ट होता रहेगा. उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं और रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिएक्ट हो जाएगा, यानी हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट. तो ये क्या करेगा? सारे ग्लूकोज को इकट्ठा करेगा, मींस गोडाउन में स्टोर करने का काम करेगा. एंड ग्लूकागॉन का क्या काम है? ग्लूकागॉन का काम है कि अगर बॉडी में शुगर लेवल ड्रॉप हो गया है तो तुरंत क्या करेंगे? उस गोडाउन से वापस निकालने की कोशिश करेंगे और सप्लाई करेंगे ग्लूकोज
ग्लूकोज। तो अगर बॉडी में शुगर लेवल डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज करने का काम ग्लूकागॉन का, अगर इंक्रीज हो गया तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करने का काम किसका है? इंसुलिन का। इंसुलिन का एक और इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करते हैं, जो बचे हुए ग्लूकोज होते हैं उनको ले जाते हैं सेल तक, मींस दे एक्ट एज अ डिलीवरी मैन। और वो क्या करेंगे, हर सेल के पास जाएंगे और पूछेंगे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर आपके लिए एक पार्सल आया है। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल टेक। बट अगर जो डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब कोई दरवाजा अगर कोई सेल खोलता ही नहीं है, इट मीन्स वो चीज क्या हो गई, इट इज अ डेफिशिएंसी और सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, एंड दैट डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटीज। योर डायबिटीज मेलिटस, ये होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, यानी वो चीज को पहुंचाने वाला ही कोई नहीं है, या फिर पहुंचाने वाला तो है बट सेल के पास ही रिस्पॉन्स के लिए कुछ भी नहीं है, मींस उनके पास राइट रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो वो कभी भी पोर्स ओपन नहीं कर पाते और ग्लूकोज इंटेक लेते ही नहीं, और बार बार सिग्नल भेजते हैं कि हम तो भूखे हैं। तो भूखे हैं तो इंसुलिन दे रहे हैं उनको खाना, बट उनके पास ही प्रॉपर गेटवे नहीं है ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए। सो दोनों ही अगर कंडीशन हुई तो वो चीज को डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। सो इंसुलिन डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलिटस होता है। यस मैम, तो डायबिटीज से उतना तो कुछ बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा ना? क्यों, कैसे नहीं पड़ेगा? एक आध सेल ही तो जाएंगे, मतलब एक ही रीजन को तो ज्यादा इफेक्ट होगा, बाकी को मतलब बाकी पूरे सिस्टम को थोड़ी ना होने वाला है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स। बताओ, अभी आप बताओ, आपके हेड से लेके टो तक आपके कौन कौन से सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? सबको। सबको, राइट? तो अगर आपकी बॉडी में डिसऑर्डर है तो आपके सारे सेल्स को होगा, मींस आपके मैक्सिमम सेल्स जो हैं उनके पास राइट रिसेप्टर नहीं होगा ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर एक या दो सेल्स है तो बॉडी तो वो काउंट भी नहीं करती, दैट इज नॉट एट ऑल डिसऑर्डर, वो तो डिटेक्ट भी नहीं होती। कोई भी चीज डिटेक्ट कब होती है, कोई भी चीज डिजीज कब होती है, जब वो आपको डिस्कम्फर्ट दे, तभी तो हम उसको डिसीज बोलते हैं ना। इट इज नॉट योर मींस योर बॉडी इज नॉट इन द नॉर्मल वे, और ईज में नहीं है, कंफर्ट में नहीं है, दैट इज द रीजन कि वो डिजीज है। तो उससे पहले तक तो कोई चीज डिजीज होती भी नहीं है। अगर वो मास लेवल पे है, इट मींस वो आपकी सारी बॉडी में वो प्रॉब्लम अकर हो रहा है, तभी तो उस चीज को हम डायबिटीज बोलेंगे, तभी तो वो डिटेक्ट हुआ कि ऐसा होता है। मैम बट फिर मैम, फिर जब एक ही रीजन पे तो डायबिटीज, मतलब एक स्पेशल रीजन पे तो होना चाहिए, मतलब तभी तो एक जगह एक्यूमुलेट रहे। डायबिटीज जो है ना, वो हमारी ओवरऑल बॉडी का प्रॉब्लम है, यानी हमारी इन जनरल हमारे जो सेल्स हैं दे आर नॉट एबल टू टेक द ग्लूकोज या फिर टू टेक द राइट काइंड ऑफ एनर्जी। इसीलिए डायबिटीज एक सीरियस इशू है। या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, अगर सिर्फ और सिर्फ पेनक्रिया में प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जो केस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू पेनक्रियास, तो अगर पेनक्रिया में प्रॉब्लम है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो डायरेक्ट सोल्यूशन होता है इंसुलिन इंजेक्शंस। बट पेनक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो सेल्स हैं दे आर नॉट कोपिंग अप इन राइट वे, वो चीज बहुत हार्मफुल होती है और ऐसे पेशेंट्स को बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो वे कि ऐसे पेशेंट्स को आप एनर्जी सप्लाई कर पाओ किसी भी सेल्स में। ओके, तो ऐसे एक्चुअली लोग ज्यादा सरवाइव भी नहीं कर पाते वो। और ये जो चीजें होती है ये क्या बोलते हैं कि आफ्टर बर्थ बहुत जेनेटिक नहीं होती, मीन समथिंग कॉजेज इट, मे बी कोई स्ट्रेस और मे बी सीरीज ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां हो गई तो उसकी वजह से सेल्स भी वे खराब हो जाते हैं, तो मे बी उसकी वजह से होता है। बट पेनक्रियास अगर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है ये वाली, कि पेनक्रियास में प्रॉब्लम है और इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, एंड इट इज क्या बोलते हैं मैनेजेबल। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डेली बेसिस पे इंसुलिन के टैबलेट्स और इंजेक्शंस लेते हैं और दे आर लिविंग गुड लाइफ। ओके, सो that is the two type of diabetes we are talking about. Yes, भावे आपने हैंड रेज किया था। नहीं मैम, क्लियर हो गया मेरा डाउट। ओके मैम अब so this एक या दो सेल अगर डैमेज होते हैं तो फिर वो रिप्लेस हो जाते होंगे ना? हाँ, अगर देखो आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे थाउजेंड मिलियंस ऑफ सेल्स डेली डेड होते हैं, डेली आई एम टॉकिंग अबाउट डेली, एंड वो उनकी जगह पे नए सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। सो 1000 cells are not even question for our body. Question is कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो पूरे ऑर्गन को हैम्पर जब तक नहीं करता तब तक वो आपकी बॉडी में डिसऑर्डर या डैमेज नहीं होता है। आप सोच के देखो, जब तक अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है, सो योर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अफेक्टिंग गेटिंग अफेक्टेड, तब जाके वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम है।
थोड़ी बहुत एलर्जी तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं लगती है, अंडरस्टैंड। तो यही डिजीज, हमारा डिजीज मीन्स हमारी बॉडी कितने बड़े लेवल पे जाके डैमेज होती है कि हम उसको डिजीज बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हमारी बॉडी अपने ही आप में न जाने कितने लेवल पे वो खुद ही ठीक हो जाती है। वी हैव डैमेज कंट्रोल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वो सिस्टम है, बट जब वो सिस्टम नेचुरली ओवरकम ना कर पाए प्रॉब्लम्स को, तब जाके हमें उनको संभालने के लिए बाहर के डायरेक्ट ड्रग्स और दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। दैट इज द मेडिसिन, मीन्स दैट इज व्हाई वी टेक मेडिसिन, क्योंकि अब हमारी बॉडी खुद से नहीं लड़ पा रही, उसका जो इनबिल्ट जो सिस्टम है वो लड़ नहीं पा रहा है, वो आउटडेटेड हो गया है। दैट इज द रीजन। एक्सक्यूज मी यस मैम, जो कई बार स्टीरॉइड्स देते हैं, जैसे अभी कोविड में रेमडेसिविर वगैरह वगैरह दे रहे थे, तो इन सब मेडिसिन से ब्लड शुगर बढ़ती है, तो ये पैनक्रियास पे इफेक्ट करते हैं या फिर ये सीधे बॉडी सेल्स पे इफेक्ट करते हैं? एक्चुअली वो आपके डायरेक्टली बॉडी सेल्स पे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ओवरऑल आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना जरूरी है। पेनक्रियाज इज डूइंग द वर्क, हाँ वो उस टाइम पे डैमेज्ड है, दैट इज देयर, बट रेमडेसिविर और ऐसी मेडिसिन जो क्या करेंगी, आपके मल्टीपल लोकेशंस पे जाके एक्शन लेंगी। सो मीन्स मेजरली तो वहां पे पेशेंट्स को अगर हैंडल करना है तो इमरजेंसी पेशेंट्स को उनकी पूरी बॉडी को एक साथ हमें हैंडल करना होता है। तो अगर वो पूरी बॉडी एक साथ हैंडल होगी तभी वो इंसान भी जिंदा रहेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में एक ऑर्गन टारगेट आप करने का रिस्क ले भी नहीं सकते, एक ऑर्गन के बारे में तो सोचा भी नहीं जाता, पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में सोचा जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट होल बॉडी। या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभाल लो ताकि पर्सन ब्रीथ करता रहे, एंड ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन विल ब्रीथ तब तक टाइम मिल जाएगा दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को बैलेंस करने के लिए। सो दैट्स हाउ दे थिंक। इमरजेंसी में जो डॉक्टर सोचते हैं ना या नर्सेस, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। यस मैम मुझे जस्ट एक बात पूछनी है कि मतलब इंडिया के अंदर 40 के अराउंड मैम बहुत ही ज्यादा बुढ़े दिखने लगते हैं, अपनी उम्र से भी सबसे ज्यादा बुढ़े दिखने लगते हैं लोग। लेकिन मैम वो यही अगर फ्रांस या स्पेन जर्मनी में हुआ, उन्हें मतलब कुछ फर्क भी नहीं दिखता उनके बॉडी में, ऐसा क्यों? योर डाइट फर्स्ट, सेकंड हमारा लाइफस्टाइल, दे आर एक्चुअली आप अभी मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी ये बातें, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल एंड आवर मेंटालिटी आल्सो। वी आर नॉट फ्री हियर, दिस इज अ फ्री कंट्री, बट वी आर बाउंडेड बाय वेरी मल्टीपल लिमिट्स। आप जितने ज्यादा लिमिटेड होगे, जितने कम फ्री होगे, उतने ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। एंड बिलीव मी, मैंने देखा है, मैंने खुद के अंदर भी देखा है कि इफ यू आर मोर स्ट्रेस्ड सो यू विल लुक मोर एज्ड, और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे देन यू विल बी मोर यंगर लुकिंग। मींस ये मैंने इफेक्ट देखा है, मींस पीपल अराउंड मी, आई हैव सीन देम गेटिंग चेंज्ड। रीजन ये है कि अगर इफ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड सो यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, तो ऑक्सीटोसिन याद आ रहा है हार्मोन, तो वो सीक्रेट होगा। देन मेलेटोनिन हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, वो टाइम टू टाइम सीक्रेट रहेगा, क्योंकि आप देखो कि ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली कहाँ से इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी योर मेंटल हेल्थ एंड इन जनरल योर ब्रेन हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी चीज, दे बिलीव ऑन राइट डाइट, दे आर लाइक कि हमें वी डिजर्व लग्जरी, सो व्हाई नॉट टू हैव गुड फूड, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट एवरीथिंग। सो वो उस चीज पे फोकस करते हैं। हम लोग कैसे हैं, वी डोंट डिजर्व एनीथिंग, हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम वो डिजर्व नहीं करते। पैसे हैं तो वो बचा लो, सो दैट वी शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स, वी हैव टू सेव इट। तो सेव करने के चक्कर में वी नेवर स्पेंड ऑन आवर बॉडी, दैट इज द रीजन। मैम यही सबसे बड़ा इश्यू है फिर, मतलब कि पैसे सेव करते करते फिर बाद में पता चला जब आदमी निकल गया और पैसे बचे ही हुए हैं सब भी। दैट इज देयर, दैट इज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट आई सेव अ लॉट, मैं बहुत कंजूस हूँ, मतलब आई सेव अ लॉट, और उस चीज की वजह से आई नेवर हैव मींस क्या बोलते हैं, फोकस्ड ऑन माय बॉडी। और इस चीज की वजह से क्या हो जाता है कि मींस हम ऐसे लगते हैं कि ओके वी आर सो ओल्ड, हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन गुड फूड, आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑन गुड डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल,
आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, आई एम नॉट डूइंग राइट एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें अगर मैं मिस करूंगी तो आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर सर्टेन टाइम, मेरी बॉडी का जो नेचुरल हेल्थ है वो तो डिक्लाइन होने लगेगा ना। एज के बाद आपको आपका हेल्थ खुद से मेंटेन करना पड़ता है। एक एज होता है जहाँ पे हेल्थ अपने आप अच्छी होती है, दैट इज समवेयर बिटवीन 20 and 30 एंड योर टीनेजर्स, नेचुरल ग्लो रहता है, वो चीज जो बोलते हैं। बट आफ्टर दैट यू हैव टू मेंटेन योर हेल्थ, वो अब रहेगी नहीं। तो वो मेंटेनेंस के लिए वैसी लाइफस्टाइल जीनी पड़ती है। देयर पीपल आर दैट वे, वो सोचते हैं अपने बारे में। एंड यहाँ पे हम एक्सरसाइज पे, आप सब में से कितने लोग कितने देर एक्सरसाइज करते हो? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली। मैम 2 hours dumbbells You and are saying, and what about other students? We have how many students? 29 students in this session. How many Ma'am, students does honestly exercise every day? नो मैम, बेसिकली 20 minutes, एक्सरसाइज 30 नहीं minutes. बट खेलने और जाते हैं। आप लोगों की एज में तो और कम है। रीजन इज कि यू ऑल आर डिजिटल किड्स। हमारे टाइम पे फिर भी थैंक गॉड हम बच गए 90s के होने की वजह से। रीजन इज वी वर नॉट दैट प्रिविलेज्ड मैम जब हम छोटे थे। तो मैम बस एक चीज पूछनी कि डंबल करने से कुछ होता है क्या, मतलब हाइट पे इफेक्ट? बहुत से लोगों से सुना है, लेकिन मैम मैंने फिर बाद में सर्वे में देखा तो उससे हड्डियां ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये मैंने किसकी वजह से? जो डंबल्स करते पुशअप वगैरह वो सब। वेट लिफ्टिंग। वो स्टैंडर्ड हो जाती है ऐसे बोलते हैं, अगर ना बहुत अर्ली एज में हम लोग जिम हाँ, में अगर जाने अर्ली एज में आप जिमिंग कर रहे हो तो आपका बोन मैरो एक्सपैंड नहीं हो पाता। हमारे बोन में एक रीजन होता है जो हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एक्सपैंड इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ मल्टीपल वेट लिफ्टिंग, उनपे प्रेशर आने लगता है और नेचुरली आप खुद पुश कर रहे हो कि वो एक्सपैंड ना हो पाए। इसीलिए टीनेजर्स को एथलेटिक स्पोर्ट्स और क्या बोलते हैं, कार्डियो में ज्यादा फोकस करने को बोलते हैं, मींस नेचुरल स्पोर्ट्स। इसीलिए आपके स्कूल में भी वो स्पोर्ट्स उसी तरीके से डिजाइंड है। वेट लिफ्टिंग रिलेटेड बच्चों को कोई स्पोर्ट्स दिया भी नहीं जाता है, इफ यू हैव नोटिस्ड। आपको जंपिंग, रनिंग और स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है बिकॉज दीज थिंग हेल्प्स इन बेटर रेगुलेशन, बैलेंसिंग एज वेल एज ग्रोथ, हाइट ग्रोथ। ओके, तो सो मैम टॉल कैसे हुआ जाता है फिर, मतलब अगर ऐसा रहा तो? आपका अगर जेनेटिक्स नहीं है तो जेनेटिक्स के अलावा टॉलनेस तो कैसे आएगी, आप सोच के देखो। दूसरी चीज, बट हाँ, आप 1 या 2 इंच पुश कर सकते हो इफ यू आर इनटू दैट स्पोर्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली एज, जैसे बास्केटबॉल, स्विमिंग, साइकिलिंग। और वो लटकना वटकना तो आई एम नॉट श्योर दैट इज इफेक्टिव और नॉट, ऐसा बोलते हैं बट इट इज स्टिल नॉट इफेक्टिव। बट हाँ, इस टाइप की फिजिकल स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज से आप 1 या 2 इंच इफेक्टिव हो सकते हो, बट नॉट ऑल। आप एकदम से बहुत लंबे नहीं हो सकते, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि वो आपका जीन्स में ही नहीं है। तो जो जीन्स में नहीं है वो बात आप कुछ भी कह लो, वो पूरी होगी ही नहीं, मींस यू वोंट बी एबल टू डू दैट। मैम। और साइकिलिंग से भी ऊंचे होते हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। राइट राइट। सो उससे भी होते हैं बेसिकली, तो साइकिलिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो, जिसमें भी बॉडी ओवरऑल स्ट्रेच होगी एंड आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं कि साथ ही साथ एक्टिव भी रहेगी, मींस मसल्स भी एक्टिव है और बॉडी स्ट्रेच भी होगी, सो दैट थिंग ट्रिगर्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। अदरवाइज आप जेनेटिकली तो कुछ भी नहीं, मींस जेनेटिकली इफ सपोज किसी की हाइट जेनेटिकली शॉर्ट है तो कुछ भी कर लो नहीं हो सकते। इफ टॉल हो जेनेटिकली तो आप कुछ नहीं भी करोगे तो आपकी वो मिनिमम जो हाइट है आपके पेरेंट्स की, वहां तक तो जाने ही वाली। ओके, सो दैट इज वन वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बाकी सारी मैम और चीजें, मैक्सिमम चीजें मिथ है, सो डोंट गो देयर। यस मैम, और कभी कभी पेरेंट्स से भी ऊंचे हो जाते हैं फिर उसमें मतलब। मोस्टली हम अपने पुराने जनरेशन से अगली जनरेशन मोस्टली मैक्सिमम टाइम 1 या 2 इंच ऊंची ही रहती है, ऐसा है। ओके मैम। ओके मैम सो अगर यस, ऐसा है तो अब तक तो हाइट और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, फिर भी एवरेज हाइट लगभग सेम क्यों रहती है? मैम एवरेज हाइट सेम इसलिए है क्योंकि मोस्टली तो कह दिया, बट मिनिमम चीजें भी काउंट करनी पड़ती है ना बच्चे, वो भी तो हमारा रेशियो, जेनेटिक रेशियो बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। मैम बस तो ड्वार्फनेस भी उतनी ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से हाइट में चेंजेस भी उतने ही ज्यादा आ रहे हैं। ओके मैम एंड यस मैम। हेलो मैम। यस मैम जो बास्केटबॉल प्लेयर है उनकी एवरेज हाइट 6 फुट रहती है ना, 6 फीट तक रहती 6 है। फुट से ज्यादा मिनिमम उनकी 6 फुट रहती है यस, कभी। तो Yes, मैम ma'am. लेकिन जस्ट मेरे को पूछना है कि वो बास्केट तक जंप कर लेते हैं और मैम मतलब मेरी हाइट 5'4" या 5'6" है, ऐसे टाइप के। तो मैं भी उतना ही कूद लेता, मतलब बास्केट के ऊपर ऐसे मतलब चढ़ जाता हूँ मैं भी।
सो मैम तो फिर ये फर्क कहाँ पे आता है फिर, मतलब हाइट के से फर्क आता है हमारे जॉइंट पे, या फिर मतलब कूदने के जो पावर रहती है उस पे आता है फर्क? अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो इससे क्या होगा ना, जंप आप दोनों का सेम है बट उस पर्सन की हाइट ज्यादा होगी तो उसकी रीच अच्छी होगी। दैट इज द रीजन कि बास्केटबॉल का बेसिक जो हाइट है दैट इज समवेयर अराउंड 6 फीट। मतलब अब तो 6 फीट को शायद एंटरटेन भी नहीं करते, पहले तो भी करते थे, अब तो और नहीं करते। हाँ, तो अभी तो मींस आप आपके लोकल गेम्स खेल सकते हो लोकल रीजन में, बट अगर आप इंटरनेशनल एनबीए और इन सब के बारे में बात कर रहे हो तो वहां तो आपको देखा भी नहीं जाएगा, ऐसा है। मैम तो जिम में वो जो साइकिल होती है वो साइकिल चलाना जैसा इफेक्ट देती है, उस वो साइकिल चलाना और रियल में साइकिल चलाना वो बहुत इफेक्टिव होता होगा ना, मीन्स जो रियल में हम साइकिल चलाते हैं। द थिंग इज ऑफ कोर्स जो आप रियल साइकिलिंग कर रहे हो उसमें आपका जो ब्रेन है उसका इन्वॉल्वमेंट बेटर होता है, प्लस अनएक्सपेक्टेड रोड, इसकी वजह से आपका बैलेंसिंग बेटर हो जाता है, वहां पे मोनोटोनस होता है, ये डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट कंप्लीट विद द ग्लैंड्स फर्स्ट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो पेनक्रियाज, बेसिकली हमने शुगर बैलेंस के बारे में देखा। दो डिसऑर्डर्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी, फर्स्ट इज डायबिटीज। एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है, और ये होती है इंसुलिन के इम्बैलेंस से। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी हाइपो मीन्स कम, यानी बॉडी में ग्लूकोज की कमी यानी शुगर की कमी। ये कैसे होगा, जब ग्लूकागॉन जो है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, मींस उसका इम्बैलेंस है। तो क्या होगा, जो हमारे कहा ना, हमारे गोडाउन में से ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी शुगर का सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचाएगा। सो दिस इज द वन थिंग दैट इज आई वांटेड टू टेल यू। और ये दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो आपको पढ़नी है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं सबसे ज्यादा, और जो बच्चे किसी न किसी ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक लास्ट ग्लैंड में ले रही हूँ, दो ग्लैंड्स बचेंगे, दैट कैन बी योर होमवर्क। बाकी सारे आपके लास्ट ग्लैंड जो है that is important and most interesting also, thymus gland. thymus gland का पोजीशन एक्चुअली वापस से गो बैक टू द नेक रीजन। तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ नेक और चेस्ट का अपर पार्ट, उनके बीच में प्रेजेंट होता है thymus gland. So it is located at the lower part of the neck. Okay, so इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ है। अभी ये हार्मोन क्या सिक्रीट करेगा, द हार्मोन नेम विल बी, आपके नेक रीजन पे जो भी ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड का नाम और हार्मोन का नाम सेम है। सो थाइमस हार्मोन, ये आपके लिए इजी हो गया, याद भी करना बहुत आसान हो जाएगा। मेजर फंक्शन, दैट इज द ओनली वन, यही वो चीज है जो आपकी इम्यूनिटी को चैनल करने में और उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द इम्यूनिटी सिस्टम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड, थाइमस ग्लैंड जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी इसका साइज कम होता जाएगा। सो इट इज लार्जेस्ट एट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कौन सा होता है, 0 to 13 एंड रिड्यूसेस आफ्टर प्यूबर्टी, यानी मेरी जो एज है इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू रिड्यूस। मैम तो या फिर मतलब वो जैसा वैसे ही रहता है, बस हम लोग बढ़ते हैं इसीलिए वो छोटा लगता है? नो, इट रिड्यूसेस इन साइज आल्सो। रीजन ये है, एज जैसे ही बढ़ती जाएगी आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी किसको चाहिए, एक बेबी को चाहिए। मतलब 18 तक होता है ना ग्रोथ फेज, राइट। सो 18 तक ग्रोथ नहीं, एक्चुअली आपका 13 to 18 और 19 कह लो, दैट इज योर जुवेनाइल फेज, एडोलेसेंट फेज और प्यूबर्टी जो आप कहते हो। सो ग्रोथ फेज पहले आता है 0 to 12, देन एडोलेसेंस। यस, मैंने कुछ मूवीज में देखा था कि वो नेक के यहाँ एक वेन होती है, वो प्रेस करने से आदमी बेहोश हो जाता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट हर्ड इट कि प्रैक्टिकली हो, मैंने भी देखी है बहुत सारी मूवीज में। आई एम नॉट श्योर ऐसा है कि नहीं, और मे बी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे वो वेन्स पकड़ में आती होंगी तो कुछ हो पाता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, लेट मी जस्ट फिनिश अप विद दिस। फर्स्ट इज ग्रोथ फेज, तो यानी यही वो स्टेज है 0 to 12 जब थाइमस ग्लैंड का साइज बढ़ता है, मींस लार्जेस्ट रहता है। एडोलेसेंट में कांस्टेंट रहता है, जितना भी बढ़ा उतना ही रहेगा।
एंड एडल्ट फेज में मींस जैसे ही आप लोग एडल्ट हो जाओगे, एडल्ट होने के बाद आपका थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस होने लगेगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी धीरे 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 स्लोली एंड स्टेडीली विद द एज रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज द ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स आल्सो. मैम इसी रीजन की वजह से ये कोविड में ज्यादा एडल्ट अफेक्ट हुए कोविड. करेक्ट दैट इज द रीजन. ओके. ओके, सो 2 ग्लैंड्स हमारे बच गए. फर्स्ट इज टेस्टिस, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, एंड मेल के लिए टेस्टिस एंड फीमेल्स के लिए ओवरीज. तो ये दोनों इफ पॉसिबल रीड करके आओ. नेक्स्ट क्लास में आई विल रैप अप टेस्टिस, ओवरीज प्लस 2 ऑर्गन्स है हमारे सेंस ऑर्गन्स जो कि हमारे नर्व से रिलेटेड थे. दैट टाइम आई डिडंट टुक, आई थॉट कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कराना ज्यादा जरूरी है. आई एंड ईयर्स ब्रीफ फंक्शन, तो इन दोनों की ब्रीफिंग और ये दोनों ऑर्गन्स का लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन, वन लाइन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा. एंड इफ पॉसिबल वी विल अरेंज स्मॉल क्विज आल्सो, ओके, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं आया. आई हैव टू चेक दैट आल्सो. मैम तो बुक बैक क्वेश्चन करके आया? क्या बुक बैक क्वेश्चन करके आया क्या मैम? आप बुक बैक क्वेश्चन स्टार्ट कर दो. मैं आप लोगों को होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज एज यू सेड लास्ट टाइम कि आपके कुछ बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, किसी के होने वाले हैं, सो आई डिडंट एंटरटेन दैट मच. बट क्योंकि अब आप लोगों के मंथ एंड में है, सो यू हैव टू फोकस ऑन नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब क्या करना है ये बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. तो अब तक जो पढ़ा है प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एनिमल का नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनिक्स के जस्ट पहले वाला जितना भी पोर्शन पढ़ा है वो अब रिवाइज करो, क्योंकि काफी टाइम हो गया. तो टाइम हो गया तो बहुत सारी चीजें हम भूल भी जाएंगे. तो वो चीजें आप रिवाइज करो, स्टार्ट कर दो तो याद आएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में इफ मुझे टाइम मिल पाया और मैं सेकेंड हाफ में मीन्स हाफ एन आवर ये टॉपिक्स बताऊंगी और हाफ एन आवर अगर मैं क्विज ले रही हूँ तो उसमें आप कुछ आंसर आपको याद आ जाए, मीन्स यू विल बी एबल टू आंसर मेनी ऑफ द पार्ट. ओके, I will take MCQ questions. Subjective तो possible नहीं है, but you can start practicing the subjective answers at your level also. Start maintaining the notes too. Okay? Yes ma'am. Yes Okay. ma'am. Thymus Thank you, gland ma'am. तक सबको समझ में आया? Everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So basically this is all. मतलब आपका endocrine system इतना ही है. तो I hope आपको easy लगा हो कि endocrine system इतना easy है. Okay, so next हम देखेंगे इसके बाद. आई गेस हमें लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करना है, मींस वी हैव टू कैच अप फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? Yes लास्ट ma'am. आपका वहीं तक हुआ है ना? हाँ मैम वही तो हुआ. ओके, सो आई विल कैच अप फ्रॉम दैट. सो लेट्स होप नेक्स्ट वीक में हमारा ये पार्ट पूरा रैप हो जाएगा. ओके, सो यस, बाय एवरीवन, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे एंड ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम्स हैं. टेक केयर. Thank you Bye ma'am. ma'am. Bye. Thank you ma'am. Thank you ma'am.